दिल्ली सल्तनत। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को नमस्कार। हमारी कामना है कि सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी है कठिन परिश्रम, धैर्य और नियमितता। हताशा की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो हम आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय होती है और इसी के साथ मुग़ल वंश की शुरुआत हो जाती है। गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले मुसलमानों को तुर्कों ने जिस वंश की स्थापना की थी वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश के भी कई राजवंश थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी का, इल्तुतमिश ने शमसी का तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। कई इतिहासकार इन सुल्तानों को गुलाम वंश का कहना उचित नहीं मानते और उन्होंने इन गुलाम वंश के शासकों को अलग नाम का प्रयोग किया है, जैसे अजीज़ अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहना उचित समझा है। वहीं इतिहासकार ABM हबीबुल्लाह ने उन्हें मामलुक सुल्तान कहना उचित समझा। मामलुक क्यों? क्योंकि ये सुल्तान स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। बाद में इन्हें बेच दिया गया किसी कारणवश, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, जिसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी है। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन उससे पहले इसे और भी किसी ने खरीदा, बेचा। उसके बाद ये मोहम्मद गोरी के पास पहुंचा, जहां आकर इसने विशाल दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, प्रारंभिक। तो ऐबक तुर्की का निवासी था। इसको काजी, उसके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसने अपने पुत्र को निशापुर के काजी फखरुद्दीन अजीज़ कूफी को बेच दिया। काजी के पास ऐबक में ऐसी काबिलियत थी, हुनर था उसका, कि उसने क्या किया, काजी को प्रभावित किया और उसने अपनी प्रतिभा को वो प्रकट किया, जिससे उसको काजी ने घुड़सवारी, युद्ध कौशल और तीरंदाजी में अच्छी तरह दीक्षित करवा दिया। ऐबक ने अपनी प्रतिभा व कुशाग्र बुद्धि से काजी का दिल जीत लिया। उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई। उसने घुड़सवारी, युद्ध कौशल तथा तीरंदाजी में अच्छी दक्षता हासिल कर ली। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी को बेच दिया। मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा। व्यापारी उसे कहाँ ले गया? गजनी में उसे मोहम्मद गोरी को बेच दिया। गोरी ने उसकी स्वामी भक्ति देखकर उसे आखरू, घुड़सवारों का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त किया उसे? आखरू, यानी कि घुड़सवारों का अध्यक्ष, उसकी काबिलियत को देखकर। तराइन के युद्धों में ऐबक ने मोहम्मद गोरी का बहुत साथ दिया। भारत से गजनी लौटते समय उसने ऐबक को पंजाब और अंतर्वेद का हाकिम नियुक्त किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब मोहम्मद गोरी गजनी लौट रहा था तो उसने अपने भारतीय प्रांतों का, कौन कौन से प्रांतों का ऐबक को हाकिम नियुक्त किया? तो पंजाब और अंतर्वेद। सैनिक अभियानों में उसकी कुशलता देखकर गोरी ने उसे अपना सेनापति भी नियुक्त कर दिया। तो किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी काबिलियत से सेनापति तक पहुंच गया। खोखरो को परास्त कर 1205 ईस्वी में जब गोरी गजनी लौट रहा था, तब उसे मलिक बे वलीद अहद उत्तराधिकारी की पदवी, बली अहद का मतलब होता है उत्तराधिकारी की पदवी से अलंकृत किया उसे। कब किया था? 1205 ईस्वी में, जब गोरी गजनी लौट रहा था तब।
1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन गया। ऐबक का अनौपचारिक राज्यारोहण 25 जून को हुआ। 25 जून 1206 ईस्वी को अनौपचारिक राज्यारोहण हुआ, पर उसकी सत्ता को मान्यता व नियुक्ति पत्र 3 साल बाद मिला। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो फिर कौन सी की? वह सिर्फ मलिक और सिपह सालार की पदवियों से संतुष्ट रहा। न तो अपने नाम का सिक्का डलवाया और न खुतबा पढ़वाया। तो उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? मलिक और सिपह सालार की पदवी धारण की। ऐबक को सुल्तान का प्रतीक किसने भेजा फिर? मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार कर सुल्तान के प्रतीक भेजे। अब प्रश्न आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? तो 1208 ईस्वी में खलीफा ने ऐबक को सुल्तान स्वीकार किया और उसे दास्ता से मुक्ति प्रदान की और उसे मुक्ति पत्र भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कई परीक्षाओं में कि कुतुबुद्दीन को लाख बख्श किसे कहते हैं, या लाख बख्श किस सुल्तान की उपाधि है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे हातिम द्वितीय भी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता और दान प्रियता के कारण उसे लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। ऐबक की दानशीलता के कारण इतिहासकार मिन्हाज ने उसको हातिम द्वितीय की उपाधि प्रदान की है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐबक की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी या और कोई? तो उसकी राजधानी थी लाहौर। उसने लाहौर में रहकर ही शासन कार्य किया। ऐबक के स्थापत्य कला में योगदान। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में 1210 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था, जिसे बाद में 1231 ईस्वी में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। बाद में और भी सुल्तानों ने इसमें कार्य करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी, फ़क्र ए मुदब्बिर जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन विद्वानों को अपने शासनकाल में संरक्षण प्रदान किया था? तो प्रश्न आपका उत्तर होगा हसन निजामी, फ़क्र ए मुदब्बिर जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ समय के लिए आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। उसने केवल 4 वर्षों तक शासन किया। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने अपने किसी नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान कानून और व्यवस्था स्थापित करने पर लगाया। अपने अधिकृत क्षेत्रों को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ किया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में नए तुर्की राज्य की पृथक पहचान स्थापित करना था। उसने स्वयं को मध्य एशियाई राजनीति से अलग रखा। इतिहासकार ताजुल मासिर ने उसके शासनकाल के विषय में क्या लिखा है? देश का राज्य प्रबंधन अच्छा था, देश में शांति थी और सब लोग बड़े सुखी थे। सबके साथ न्याय का व्यवहार किया जाता था। उसने लिखा था उसके शासन में शेर व बकरी एक घाट पर ही पानी पीते थे। तो किसके शासनकाल में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे चंदावर की लड़ाई किसके मध्य हुई और कब हुई? तो चंदावर की लड़ाई 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के मध्य हुई। इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के साथ था, जिसमें गोरी की विजय हुई और जयचंद मारा गया था। ऐबक को गोरी ने 1192 ईस्वी में भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया था, क्योंकि गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए भारतीय प्रदेश पर
कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार स्थापित हो गया। ऐबक के बराबरी के दो अन्य दास थे, कुबाचा और यल्दोज। कुबाचा और यल्दोज दो प्रतिस्पर्धी थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। तो यल्दोज गजनी का शासक था और उसने भारतीय क्षेत्र प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत किया। ऐबक ने इनको बड़ी कुशलता से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से संतुष्ट किया। ऐबक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात पर हमला करके भीम द्वितीय को हराया। तुर्कों ने अहनबाड़ा को लूटा। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेलों के विरुद्ध आक्रमण किया और शासक परमार्दी को पराजित किया। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित सारे तथ्य हमने बताए हैं।